गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति और ISPCS बाय एग्जामपुर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अब आज बात करते हैं, जैसा कि पीछे पिक्चर शफल हो रही है और सामने जब आपने इवेंट इसको क्लिक किया होगा देन आपको दिख रहा होगा इसमें चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर। अब ये चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों है? तो ना मैं आपको किसी तीर्थ यात्रा पर ले जाने की कोशिश में हूं, ना ही आपको किसी तीर्थ यात्रा पर ले जाने का ऐसा कोई विचार है। विचार इस बात का है कि ये विवाद उपजा क्यों है, किस वजह से है और क्या इसके मायने हैं और क्या क्या इसमें आगे संभावनाएं हैं। तो बात यह है कि आज कुछ न्यूज़पेपर्स में आपने आर्टिकल्स देखे होंगे जिन आर्टिकल्स में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा है, एक तरीके से अपने बयान में बोला है पिटीशन के अगेंस्ट में, कि चारधाम प्रोजेक्ट के संदर्भ में जो सरकार की मंशा है उसके चौड़ीकरण को लेकर अगर उसमें कोई बदलाव किए जाते हैं देन उन बदलावों को अगर आप कंसीडर नहीं करते हैं तो वो सारे जो बदलाव होंगे तो ऐसे में उन बदलावों को स्वीकार करिए। क्योंकि अगर मिलिट्री को कल को अगर जैसे इंडो चाइना वॉर को लेकर कोई चीजें ऐसी कंडीशन होती हैं तो ऐसे में ये जो चारधाम प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये तो केस था, ये न्यूज की आपकी सुर्खियां थी कि किस वजह से आपका चर्चा में था। चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर आरोप ये लग रहे हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट के अगर चौड़ीकरण किया जाता है इस प्रोजेक्ट में तो जो अनुमानित चौड़ीकरण को लेकर बात की गई थी, क्योंकि सन 2018 में एक कमेटी बनाई गई थी रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में और हाई पावर कमेटी ने मैं 2 रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कि पहली रिपोर्ट जो कम सदस्यों वाली रिपोर्ट थी इसमें बोला गया था कि 5.5 मीटर चौड़ीकरण को हम अनुमति देते हैं, लेकिन वहीं जो दूसरी कमेटी थी उसने वहां पर 12 मीटर चौड़ाई की अनुमति दी थी कि हाँ भाई 12 मीटर चौड़ाई जो है अनुमति हो जानी चाहिए। 21 सदस्यों की वो कमेटी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में उस 5.5 मीटर के अनुरोध को मानते हुए इस पक्ष में फैसला दिया था कि चारधाम की जो चौड़ाई होगी, जो हाईवे प्रोजेक्ट आपका होगा, इसकी जो चौड़ाई आपको सिर्फ 5.5 मीटर की अनुमति दी। ठीक, लेकिन अगर आप देखा जाए पिटीशन के अकॉर्डिंग तो जो 2 पिटीशन पड़ी थी, जिसमें पहली पिटीशन में बात की गई थी कि चारधाम प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल के स्तर पर अगर उसके चौड़ीकरण को पूरी तरह से कर दिया जाता है, जो डिमांड की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 10 मीटर की, अगर उसको पूरा किया जाता है देन वहां पर कई सारे आपको हिमालयी क्षेत्र में ऐसे प्राकृतिक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो उस प्रोजेक्ट के चलते हैं। अब वो क्या क्या है तो उन्होंने उसको लेकर कुछ हवाले दिए कि भाई इस साल ही अगर आप देखेंगे तो विगत 1 महीने के अंदर में ही 10 से 11 ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई थी लैंडस्लाइड की। उसके अलावा तपोवन प्रोजेक्ट को लेकर अगर आप बात करें, ऐसी चीजें जो क्रिएट हुई हैं तपोवन को लेकर बात करें या केदारनाथ आपदा को लेकर बात करें, वो सभी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो भी हाईवे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं या डैम प्रोजेक्ट बनाए गए हैं तो उस दौरान क्या है, पहाड़ों को तोड़ने और काटने के लिए डायनामाइट्स वगैरह का यूज किया जाता है। ऐसे में भविष्य में वहां पर जो चट्टानें उनके कमजोर होने का खतरा। दूसरा, रोड वगैरह जब बनाए जा रहे हैं देन वहां पर इस्तेमाल किया जो सिल्ट जो आपका बसता है मलबा, उस मलबे को वहां पर गहरी खाइयों में वहीं पर डाल दिया जाता है। ऐसे में वहां जो नदियां हैं वो अवरुद्ध होती हैं, वहां पर सिल्ट की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। ठीक, आगे चलकर वो कई बारी भयंकर विकराल जो है स्वरूप लेती है। अब ऐसी घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर होने वाले प्रोजेक्ट के चलते हैं। तो अब ये चारधाम जो प्रोजेक्ट है जो इतना सुर्खियों में बना रहा, ये है क्या, तो उस पर बात करते हैं। सन 2016 में चारधाम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड के नाम से उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, बाद में उसका नाम चारधाम प्रोजेक्ट कर दिया गया। स्टार्टिंग में इसको ऑल वेदर रोड के नाम से शुरू किया गया था, जिसमें कि जो 4 आपके दर्शनीय स्थल हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों को ऐड करते हुए साथ ही साथ में अगर आप इसमें बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर तो लगभग 899 किलोमीटर का यह हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि पूरे उत्तराखंड में सड़कों के जाल को स्थापित करने में मदद करेगा। ठीक, ऐसे में भारत की सामरिक स्थिति भी मजबूत होगी, क्योंकि अगर आप इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर बात करें तो भारत सीमा पर कम समय में अपने रक्षा सामानों को पहुंचाने में सक्षम होगा। ठीक, अब इसको लेकर जो विवाद बना है वो विवाद यही है दरअसल में कि वहां पर एक ग्रीन दून के नाम से एक एनजीओ है जिसने आपत्ति जताई है इस प्रोजेक्ट को लेकर और कहा है कि इस प्रोजेक्ट के चलते कई सारी वहां पर पर्यावरणीय चिंताएं जो है निकलकर सामने आई हैं, जिसमें कि वहां पर पहाड़ों में एक तो मलबे का जमा होना, पहाड़ों में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाओं में बढ़ोतरी होना, ये सब शामिल है। अब ऐसे में सरकार का ये मानना है कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट जो कि
आपके बहुत जरूरी है सामरिक स्थिति के लिए। उन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। क्या रक्षा को विकास से ज्यादा जो है क्या रक्षा को पर्यावरण से ज्यादा जो है कम तवज्जो दी जाएगी, या पर्यावरण को ज्यादा तवज्जो देंगे और आप रक्षा के ऊपर कम ध्यान देंगे, वो भी जरूरी है। अब ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट है, बात तो यहां तक रही, लेकिन ये प्रोजेक्ट आने वाले और भी जो डिसीजंस होंगे या और भी चीजों पर इंपैक्ट डालेगा। जैसे कि आप अगर बात करें इको सेंसिटिव जोन, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का इको सेंसिटिव जोन है, चाहे आप उसमें अरुणाचल को आके, चाहे नागालैंड मणिपुर को आके, या आप नीचे जाकर त्रिपुरा वगैरह इन राज्यों को लेकर बात करें, तो ये सभी राज्य म्यांमार और चीन दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। इधर ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ऐसे में बॉर्डर के आसपास में अच्छे रोड्स का होना, हवाई पट्टी का होना, या फिर मिलिट्री बेसिस का बनाए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज वर्तमान का जो विश्व है वो आपको सामरिक स्थिति में मजबूत होने के लिए प्रेरित करता है कि आपको सामरिक स्थिति में मजबूत होना जरूरी है। भले ही आप अपनी तरफ से ना जो है कोई भी ऐसा रिएक्शन करें, लेकिन फिर भी आपके पास में कम से कम बॉर्डर के आसपास में ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए कि कल को अगर कोई युद्ध जैसी घटना होती है, उस घटना पर आप तुरंत प्रक्रिया कर पाए। क्योंकि वर्तमान में क्या है, अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट के उन स्टेट्स को, तो वहां पर गिनती के स्टेट ऐसे हैं जहां पर रेलवे लाइन्स हैं, और हैं भी तो बहुत ज्यादा कम मात्रा में है, मतलब बहुत ज्यादा कम लंबाई की है। अब ऐसे में आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर कैसे डेवलप कर पाएंगे? तो ऐसे के लिए जरूरत है वहां पर ऑल वेदर रोड्स का बनाया जाना। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया इसमें जो निर्णय दिया जाएगा, वो निर्णय आगे चलकर लैंडमार्क डिसीजन के तौर पर साबित होगा भारत में इको सेंसिटिव वर्सेस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, कि आप पर्यावरण को कितनी तरजीह दे रहे हैं, साथ ही साथ हमें देश की सुरक्षा के ऊपर कितनी तरजीह दी जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत ज्यादा एक प्रभावी है, क्योंकि ऐसे में आपके पास में, आपको पता है, जम्मू कश्मीर भी इको सेंसिटिव एरियाज में आता है, हिमाचल उत्तराखंड को लेकर आप बात करें, इवन अगर आप यहां पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्से को लेकर, वो भी इको सेंसिटिव जोन में शामिल होता है। अरुणाचल को लेकर आप बात करें, नागालैंड को लेकर बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो सामरिक स्तर की परियोजनाएं हैं, उनके भविष्य को लेकर इस डिसीजन में ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट दिया जाएगा, उसमें देखते हैं क्या आगे भविष्य आपका रहता है। हालांकि EIA को लेकर भी बात की गई, और EIA भी एक बहुत बड़ा जरिया साबित हो सकता है कि भाई क्या पर्यावरणीय जो योजनाएं आपकी चलाई जा रही हैं, वो पर्यावरण के स्तर पर क्या दुष्प्रभाव डालेंगी। तो ऐसे में EIA उसकी बहुत जो है हद तक एक सॉल्यूशन के तौर पर सामने आ सकता है। EIA के ड्राफ्ट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो आगे कभी जब भी EIA से संबंधित कोई भी ऐसा हॉट टॉपिक रहता है, तो उस दौरान हम EIA को लेकर भी बात करेंगे। तो आज की जो आपकी क्लास थी चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर, उसके लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।